नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के बारे में। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा मेगस्थनीज की इंडिका है, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी को देखने का प्रयत्न करेंगे। अशोक महान का जो कार्यकाल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और इनकी गिनती विश्व के महान सम्राटों में की जाती है। जैन अनुश्रुति के अनुसार कहा गया है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। इनके पिता की क्या इच्छा थी कि इनका पुत्र सुसीम मगध का शासक बने। राज सिंहासन सुसीम को मिलना चाहिए, जिसके बारे में दिव्यावदान में दिया गया है। दिव्यावदान में कहा गया है कि बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र को राजा बनाना चाहा था, किंतु इनका एक मंत्री था राधागुप्त, उसकी सहायता से अशोक को यहाँ का शासक बनाया गया। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनका जो मंत्री था राधागुप्त, इसकी सहायता से ही अशोक मगध का शासक बनता है। राजा बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का शासक था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, उज्जैनी का शासक था राजा बनने से पूर्व अशोक। सिहली अनुश्रुति, दीपवंश तथा महावंश से ज्ञात होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का शासक बना था। राज्यारोहण से 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। 4 वर्ष तक भाइयों के बीच संघर्ष रहा। अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि अशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो 37 वर्ष तक शासन किया और इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। अब पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उदयगोलम अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है। तो ये जो अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम जो अभिलेख है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि इन अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है, तो इनका नाम अशोक ही मिलता है। उसे अभिलेखों में इन नामों से भी जाना गया है, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। जो इनकी उपाधियां है उनसे संबोधित किया गया है। अब अशोक के भाइयों में हम देखते हैं कि तिस, सुसीम और विगताशोक, इनका भी जिक्र मिलता है। अशोक की पत्नी के रूप में महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिस रक्षा का उल्लेख मिलता है कि इनकी पत्नियों के नाम ये थे। इनकी पुत्री का नाम मिलता है संघमित्रा, चारुमती। संघमित्रा और महेंद्र जो इनका पुत्र था, इन दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो चारुमती का विवाह नेपाल नरेश देवपाल के साथ किया था और इन्होंने ही मिलकर के देवपाटन नगर जो नेपाल है उसकी स्थापना की थी। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो कश्मीर को और खोतान को अपने साम्राज्य में अशोक ने मिलाया था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व में, यह महत्वपूर्ण तिथि है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। और कलिंग पर आक्रमण के बारे में पूरी डिटेल जो 13 नंबर का जो अभिलेख है उसके माध्यम से हमें पूरी जानकारी मिलती है।
हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। तो जब कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया, उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था। कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि किसी भी राज्य पर कोई दूसरा राज्य या राजा आक्रमण तभी करता है कि वह क्षेत्र किस भी कारण से प्रसिद्ध रहा हो। तो उस समय कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस कारण से अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। अब ये जो कलिंग है वो कहाँ पर स्थित है? कलिंग का युद्ध या जो कलिंग की जो उस समय की लोकेशन है, पूरी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदी के बीच का जो प्रदेश है, जो वर्तमान में उड़ीसा है, उसी को उस समय क्या कहा गया है? कलिंग कहा गया है। कलिंग पर विजय के पश्चात तोसली को इसकी राजधानी बनाया गया। तो कलिंग पर विजय के पश्चात अशोक ने तोसली को इसकी राजधानी बनाया। कई जगह पर धौली भी दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को याद रखें। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया तथा दिग्विजय भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जो व्यापक नरसंहार हुआ उससे महान सम्राट अशोक का हृदय पिघल गया और उन्होंने जो सभी राज्यों को जीतने की जो नीति थी दिग्विजय, उस नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया और उसकी जगह धम्म घोष नीति को अपनाया। कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत सूचना 13वें अभिलेख में मिलती है। तो कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम 13वें अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं। उस समय जब कलिंग पर आक्रमण इन्होंने किया और अशोक पूरी तरह से टूट गए थे व्यापक नरसंहार को देखकर, तो उस समय जो बौद्ध धर्मगुरु थे श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त, श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को दीक्षित कर लिया। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर अहिंसा का पालन करवाया जाता है, अहिंसा को बढ़ावा दिया गया है और इसी का प्रभाव इन दोनों जो धर्मानुयायी है बौद्ध धर्म के, इनका प्रभाव अशोक पर होता है और इनके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, उसके अनुसार बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पूर्व अशोक शिव का उपासक था, भगवान शिव के उपासक थे। गुहा वास्तुकला, गुहा का अर्थ होता है गुफा। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से गुफा टाइप जो आकृति बना ली जाती है और उस गुफा के अंदर जो अनेक प्रकार के जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे ही कहते हैं गुहा वास्तुकला। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली चट्टानें काट के उसके बीच में गुहा का निर्माण करवाया, गुफा का निर्माण करवाया, जो हमें कहाँ पर मिलती है? बराबर की पहाड़ी, बिहार के गया जिले में। बराबर की पहाड़ी है बिहार के गया जिले में। यहाँ पर गुरु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आकर आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो मोगलीपुत्र के प्रभाव में आकर आजीविक संप्रदाय के निवास हेतु जिन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है, उन गुफाओं को अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वो 4 गुफाएं कौन कौन सी है? पहली गुफा है कर्ण गुफा, दूसरी है सुदामा, तीसरी है जिसके अनेक नाम मिले हैं चौपार, चौपाल और चापार। तो आप अच्छी तरीके से इनको देख लो। और चौथी है विश्व झोपड़ी। कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी, ये 4 महत्वपूर्ण
गुफाएं हैं जिनको आजीविक संप्रदाय को दान दिया था इन्होंने। अब आजीविक संप्रदाय किसने स्थापित किया? एक नाम आता है पकुद कच्चैन और दूसरा नाम आता है पूरण कश्यप। इन्होंने मिलकर के आजीविक संप्रदाय स्थापित किया था। नागार्जुनी जो बिहार के गया जिले में है, यहाँ पर इनका जो पौत्र है दशरथ, इसके द्वारा कुछ गुफाओं, जो 3 गुफाएं दी गई है, इन गुफाओं का निर्माण करवाया। गोपी गुफा, वापी गुफा और वदथी गुफा, इन 3 गुफाओं का निर्माण दशरथ के अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा किया गया था, जो कहाँ पर है? नागार्जुनी, बिहार के गया जिले में। इन सभी गुफाओं को भी आजीविकों को दान दिया गया, आजीविक संप्रदाय को दान दिया गया। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने निर्माण करवाया था। तो लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। अब है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिल वस्तु की धम्म यात्रा अशोक ने की। 10वें वर्ष में बोध गया, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी जो कपिल वस्तु है उसकी धम्म यात्रा अशोक ने की। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य बताया है, जो लघु शिलालेख में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। स्तंभ निर्माण कला क्या है? स्तंभ निर्माण कला मौर्य काल में सर्वोत्कृष्ट नमूने स्तंभ के रूप में हमें मिले हैं एकास्मक पत्थर से। एकास्मक पत्थर जो 40 या 50 फुट का एक पत्थर होता है, उसको तराश करके स्तंभ बनाए जाते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? चुनार, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। ये जो एकास्मक पत्थर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से मिला है। किस लिए बनाए जाते थे स्तंभ? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ लगाए गए हैं, जिनके ऊपर लेख खुदवाए गए हैं, जिसके बारे में जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन ने कहा है कि यह स्तंभ कला ईरानियों से ली अशोक ने। अब ईरानियों से ली है या इनकी खुद की देन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 2 भाग कर लेते हैं, मौर्यकालीन और ईरानी स्तंभ। मौर्य काल में जो स्तंभ है वो एकास्मक पत्थर के ऊपर खोदे गए हैं। पहली विशेषता है इनकी कि ये एकास्मक पत्थर पर खोदे गए हैं, जबकि ईरानी जो स्तंभ हमें मिले हैं वो उनके अंदर एकास्म पत्थर का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है। दूसरा अंतर इसमें यह दिखाया गया है कि जो मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो बिना आधार और स्तंभ के हैं, नीचे कोई आधार नहीं है, स्तंभ नहीं है, जबकि जो ईरानी स्तंभ है वो एक चौकी के ऊपर आधारित है, चौकी के ऊपर बनाए गए हैं। मौर्यकालीन स्तंभ सपाट है, जबकि ईरानी जो स्तंभ है वो नालीदार है या गरारीदार है। इनके ऊपर मौर्यकालीन स्तंभों के ऊपर पॉलिश की गई है, जबकि ईरानी जो स्तंभ है इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं है। मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो उनके अंदर आप पशु आकृति देख सकते हो, जबकि ईरानी स्तंभ में मानव आकृति है। मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो किसी भी भवन का हिस्सा नहीं है, और जो ईरानी स्तंभ है वो भवनों में बनाए गए हैं। तो ये मुख्य अंतर था, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन और ईरानी जो स्तंभ है उनके अंदर रात दिन का अंतर है। अशोककालीन प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। सांची का जो स्तंभ है जो रायसेन मध्य प्रदेश में मिला है, इसके अंदर 4 सिंह आकृति है। सारनाथ का जो स्तंभ है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी 4 सिंह है। संकिसा जो उत्तर प्रदेश में मिला है, वहाँ पर 1 हाथी की आकृति है। रामपुरवा बिहार में मिला है, वहाँ पर 1 बैल की आकृति है। रामपुरवा बिहार में
एक अन्य मिला है, वहाँ पर भी एक सिंह की आकृति है। लोरिया नंदनगढ़ जो बिहार में मिला है, वहाँ पर एक सिंह की आकृति है। वैशाली बिहार में मिला है, वहाँ पर भी एक सिंह की आकृति मिली है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण जो स्तंभ है, कहाँ पर मिले, स्थान दिया गया है, पशु जो इनके ऊपर आकृति बनी हुई है, जो आप अच्छी तरीके से वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। आगे है सारनाथ का जो स्तंभ बना हुआ है, जो पहले हम बता देते हैं, जिसमें ईरानी और भारतीय जो अंतर था, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो पशु आकृति दी गई है, हाथी, घोड़े, बैल, जबकि ईरानियों में मानव आकृति है। तो ये मुख्य अंतर है। यहाँ पर देख सकते हो उल्टा कमल है, वहाँ पर ये प्रमुख अंतर है। यहाँ पर जो अशोक स्तंभ है, और इस स्तंभ के लिए जो पत्थर है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से मंगवाए जाते थे। और जो अशोक स्तंभ है आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें शीर्ष भाग, ऊपर का जो भाग है वो अलंकृत है, देख सकते हो, सजावट में है। सिंह आक्रामक मुद्रा में दिया गया है। आक्रामक मुद्रा का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। 4 चक्र है, और प्रत्येक चक्र में जो तिलियों की जो चक्र है उसके अंदर जो तिलियों की संख्या पहले 32 हुआ करती थी, और वर्तमान में जो तिलियां हैं उनकी संख्या 24 है। पहले 32 थी, अब 24 है। इसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से पशुओं की आकृति बनी हुई है। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ये 4 पशु है, इनकी आकृति बनी हुई है। और इसके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसी में लिखा हुआ है। और इसके बारे में जॉन मार्शल ने कहा है कि विश्व की सबसे सुंदरतम रचना है। जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में क्या कहा गया है जॉन मार्शल के द्वारा, कि विश्व की सबसे सुंदरतम रचना अगर कोई है तो वह क्या है, अशोक स्तंभ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम अशोक के बारे में और वीडियो लेकर के आएंगे। हम 2 या 3 वीडियो के माध्यम से अशोक मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।